नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मनुस्मृति एक ऐसा नाम, एक ऐसी पुस्तक जिसको लेकर पिछले दिनों काफी बवाल मचा और लगातार मचता रहा है। आजादी के बाद से खास तौर से इस देश में एक रवायत सी हो गई है कि 4 फुल्स के पेज लो, 4 A4 साइज के पन्ने लो और उसे मनुस्मृति का बताकर फाड़ दो या जला दो। क्या है मनुस्मृति? असल में क्या है? धार्मिक ग्रंथ है, हिंदुओं को दिशा निर्देश देने वाला लॉ है, कोड ऑफ कंडक्ट है। इन सभी विषयों पर क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, इसलिए हम कुछ भी सुन लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो दर्शकों श्रोताओं, जैसा कि आपसे वादा है कि किसी भी विषय पर मैं अगर नहीं जानता हूं या कम जानता हूं तो मैं उस विषय के बिल्कुल जानकार को, विशेषज्ञ को आपके सामने लाता हूं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ प्रसाद जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद व्यालोक जी। डॉक्टर प्रसाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाते हैं और प्राचीन इतिहास के बड़े गहरे जानकार हैं। यहाँ तक कि नालंदा से लेकर वियतनाम तक जो भारतीय सभ्यता की पूरी छाप है, कई सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। उन सब पर हम बात करेंगे क्योंकि हमने वीरेंद्र सर को पकड़ लिया है कि हम इनके साथ पूरी सीरीज करेंगे। बात मनुस्मृति से निकली है तो बांग्लादेश पर भी जाएगी और बहुत सारी स्मृतियों पर जाएगी। इतना तो मैं ही आपको बता दूं कि एक स्मृति को लेकर ये लोग परेशान होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो कम से कम 52 स्मृतियां हैं और उसमें से कुछ अब अप्राप्य हैं, कुछ लुप्त हो चुकी हैं। मनुस्मृति ही जो हम पाते हैं, जो ये लोग जलाते हैं या फाड़ते हैं, वो वास्तव में क्या है? शुरुआत सर हम आसान सवालों से करेंगे ताकि धीरे धीरे इसका स्वरूप हम अकादमिक ले जा सकें। और जितने भी प्रश्न होंगे, दर्शकों श्रोताओं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। सर का अध्ययन बहुत गंभीर है, इसलिए प्लीज इसको सुनिएगा और अपने सवाल पूछिएगा, क्योंकि मैं इस एक सीरीज की शुरुआत कर रहा हूं। भारतीय इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में अगर जानना है तो इस मंच से बढ़िया आपको कोई मंच नहीं मिलेगा, इतना मैं दावा कर सकता हूं। सर, पहला सवाल शुरू करते हैं। आसान सा सवाल, मनुस्मृति क्या है? अगर ये कहा जाता है कि ये संविधान की तरह का कोड ऑफ कंडक्ट का कोई लॉ बुक है, तो मनुस्मृति किस राजा के शासनकाल में लागू थी? कौन सा राजा मनुस्मृति के हिसाब से चलता था? क्या ये मध्यकाल में लागू था, अकबर बाबर के समय, या फिर उसके पहले लोदियों के और खिलजियों? मुझे लगता है कि शायद एक समय, 1 मिनट के लिए कुछ ग्लिच आया था सर के इधर से। तो सर, यहां से शुरू करते हैं। ओवर टू डॉक्टर वीरेंद्र नाथ प्रसाद सर। धन्यवाद व्यालोक जी। पहले मैं इसका डेटिंग बता दूं। पीवी काने आदि महान विद्वानों ने, जिन्होंने प्राचीन धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया, या आधुनिक इतिहासकारों ने भी, लगभग सभी एक मत हैं कि मनुस्मृति, आप जानते हैं कि भारत की जो परंपरा रही है वो श्रुति स्मृति राइटिंग, बहुत बाद में राइटिंग उतनी पॉपुलर नहीं थी। चीजों को लेखनबद्ध करके एक सिंगल बुक या उसका ऑथेंटिक एडिशन, ये वाला मैटर यहाँ कम था। तो मौखिक परंपरा के रूप में चीजें चलती रहती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको रट्टा मार के जीवित रखा जाता था और उसका कभी एक फाइनल फॉर्म में धीरे धीरे इवॉल्व होते वो आती थी। तो पीवी काने आदि सारे विद्वानों का मत है कि जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं, यह या तो 3rd सेंचुरी एडी या अर्ली 4th सेंचुरी एडी, मतलब या तो लेट कुषाण पीरियड या अर्ली गुप्त पीरियड। आप जानते हैं कि गुप्त वंश का राज्य लगभग 325-26 के आसपास से शुरू होता है, तो मुख्य रूप से मान लें कि यह लेट कुषाण पीरियड का रचना है। कुषाण आप जानते हैं वो मध्य एशिया से आए हुए ट्राइबल्स थे और धीरे धीरे उन्होंने
कुछ लोगों ने हिंदू धर्म स्वीकार किया, कुछ ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, लेकिन सामान्यतः भारतीय परंपराओं का उन्होंने सम्मान ही किया। तो एक अद्भुत बात उनके शासनकाल में यह देखने को मिलती है। उनके शासनकाल का यदि आप टेरिटरी माने तो अभी का जो जहाँ का तुर्कमेनिस्तान वगैरह का जो पूरा सेंट्रल एशिया, पूरा अफगानिस्तान, लगभग पूरा पाकिस्तान और भारत में उनका घटता बढ़ता रहा, लेकिन मोर और लेस अब ये माना जाता है कि उसके परम प्रताप के दिनों में बंगाल तक उनका शासक था। तो पूरे मिडिल गंगा वैली, बिहार, पूरा यूपी, हरियाणा, यहाँ से लेके आप मान सकते हैं एक्सेस वैली तक। अब उनके शासनकाल की एक अद्भुत बात यह है कि उनके किसी राजा ने कोई रिकॉर्डेड प्रमाण नहीं है कि किसी टाइप से उन्होंने ब्राह्मणों को कोई भी पैट्रोनेज दिया। उनके शासनकाल में यह बुक लिखी जा रही या अर्ली गुप्ता पीरियड में लिखी जा रही। आप ये मान सकते हैं कि उत्तरी भारत में या नर्मदा के उत्तर के सारे क्षेत्रों में ब्राह्मणों की जो कुछ भी हेजेमनी रही होगी वो अपने बिल्कुल निम्नतम स्तर पे थी इस कुषाण पीरियड, और उस फेज में ये बुक अपने फाइनल फॉर्म में आई। अब यहाँ पे एक बेसिक सवाल खड़ा होता है कि इसका फंक्शन क्या था। अब हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं उसमें एक विभेद करना पड़ता है, कौन सा बुक, कौन सी पुस्तक, कौन सा ग्रंथ नॉर्मेटिव है। नॉर्मेटिव मीन्स ऐसा होना चाहिए, एक आइडियल सिचुएशन को प्रेस्क्राइब किया जाता है कि एक आदर्श राजा को ऐसा होना चाहिए, उसके समय में चतुर्वर्ण लागू होना चाहिए, वर्ण व्यवस्था लागू होनी चाहिए। ये एक प्रेस्क्रिप्टिव मेथड है, ये एक नॉर्मेटिव, एक नॉर्म आप सेट करने की कोशिश करते हैं। उसका कितना पालन होता था ये जानने की हमारे पास एक क्रिटिकल उसका स्क्रूटनी करना पड़ेगा। और दूसरे प्रकार का ग्रंथ होता है नैरेटिव, जो वर्णन करता है कि सोसाइटी कैसे थी। जैसे आप मान सकते हैं जातक कथा या मेगास्थनीज के इंडिका, वो भारत आए, उन्होंने देखा, हालांकि चीजों को उन्होंने भी अपने चश्मे से ही देखा और वैसे ही वर्णन किया, लेकिन फिर भी हमें ये विभेद, एक फंडामेंटल अंतर रखना चाहिए कि नॉर्मेटिव टेक्स्ट और नैरेटिव टेक्स्ट में क्या। तो मनुस्मृति या इस टाइप की जितनी स्मृतियां थी ये नॉर्मेटिव थी, ये एक्चुअल सिचुएशन को डिस्क्राइब नहीं करती, बल्कि एक सेट ऑफ रिकमेंडेशन आप बोल सकते हैं, ये प्रोवाइड करती हैं कि आदर्श राज्य में ऐसा होना चाहिए, ऐसी आदर्श सिस्टम होनी चाहिए। लेकिन वैसा सोशल सिस्टम कभी रहा नहीं। आप जानते हैं कि भारत में आपद धर्म बहुत, लॉ ऑफ एक्सीजेंसी, लॉ ऑफ इमरजेंसी, उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अभी तक की ज्ञात जानकारी के आधार पे मनुस्मृति के किसी भी कालखंड में, किसी भी राजा के काल में कभी भी लागू नहीं थी। जी, भारत की सोसाइटी, प्राचीन भारत की सोसाइटी अभी की तुलना में ज्यादा डायनामिक थी। और यदि आप अनुमति दें तो मैं इसका कुछ एग्जाम्पल। बिल्कुल सर, मैं उस पर आऊंगा सर। मैं बीच में दर्शकों को केवल ये बताना चाहता हूं कि नॉर्मेटिव और नैरेटिव का जो वर्णन किया है सर ने, तो आप ऐसे मान लीजिए कि आजकल जैसे हमारे जयशंकर जी ने कहा था कि नॉर्मेटिव जो यूरोपियन सोसाइटी समझती है कि जो भी है यूरोप में वही नियम है, ऐसा कुछ नहीं है। और यूरोप की अपनी समस्याएं पूरी दुनिया की समस्या समझे, ऐसा भी नहीं है। अब सर दूसरे सवाल पर आता हूं। दर्शकों, पहले सवाल के जो मैं आपके सवाल पे आने से पहले कुछ एग्जाम्पल दे, जैसे प्राचीन भारत के पहले रिकॉर्डेड एम्पायर बिल्डर किनको माना जाता है? नंद वंश, नंद डायनेस्टी, मगध के। जनरली ये माना जाता है कि वो शूद्र डायनेस्टी थे। उन्होंने अपनी उपाधि में या सारे पुराणों में उनका वर्णन
सर्व छत्रांतक, सभी क्षत्रियों का अंत करने वाले के रूप में। और आप मान सकते हैं कि पंजाब से लेके बंगाल तक और दक्षिण में कर्नाटक तक उनका राज्य था। तमिलनाडु पर उनके आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो ये इतने बड़े एम्पायर बिल्डर थे, इन्होंने सम्राट ही नहीं अपने लिए एक राट इसकी उपाधि धारण की। वो शूद्र था। उसके बाद का आप एग्जाम्पल ले लें, मौर्य वंश, वो भी क्षत्रिय नहीं थे जी। उसके बाद का आप एग्जाम्पल ले लें, कुषाण वंश, वो भी क्षत्रिय नहीं थे, वो जी। सेंट्रल एशिया आए हुए ट्राइबल थे। उसके बाद का आप एग्जाम्पल ले लें, गुप्त वंश, अभी तक डिबेट है कि वो वास्तव में क्या थे। जी। अपने किसी भी इंस्क्रिप्शन में उन्होंने इस बात का कोई रेफर करने की जरूरत ही नहीं समझी कि मैं क्षत्रिय हूँ या वैश्य हूँ या क्या। जी। फैक्ट ऑफ समुद्र का इलाहाबाद प्रशस्ति पढ़े आप, कयान प्रशस्ति, तो जी। उसमें वो प्राउड क्लेम करते हैं कि स्वभुज बल पराक्रम, अपने भुजाओं के पराक्रम से उन्होंने ये साम्राज्य निर्मित किया। तो जी। प्राचीन भारत का ये मंत्र है, वीर भोग्य वसुंधरा। जिस किसी के भुजाओं में बल है, ताकत है, वो राजा बन सकता था, और यदि वो चाहे तो क्षत्रिय उपाधि भी, क्षत्रिय एंसेस्ट्री भी क्लेम कर सकता था, और उसे लेजिटिमाइज करने के लिए कुछ ब्राह्मण हमेशा मिल जाते। जी। कोई बात यहीं पे मैं बोलना चाहूंगा, चतुर्वर्ण व्यवस्था ये मुख्य रूप से नर्मदा के उत्तर की घटना है। नर्मदा नदी के उत्तर में जो क्षेत्र है, आप वहीं पे चतुर्वर्ण व्यवस्था पाएंगे। नर्मदा के दक्षिण में जाएंगे तो एक बाइपोलर सोसाइटी, ब्राह्मण एक वर्ण है और बाकी पूरी सोसाइटी शूद्र है, और सारे राजा महाराजा साम्राज्य निर्माता वो शूद्र ही टेक्निकली थे, और उन्होंने महान महान साम्राज्यों की स्थापना की। और इनफैक्ट कुछ राजा ऐसे हैं काकतीय वंश के, और जिन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस में ये क्लेम किया कि वो शूद्र हैं और वो ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुए हैं, जहां से गंगा उत्पन्न हुई। तो अभी जो ये शूद्र लेके जो इंफेरियरिटी कम्प्लेक्स, ये कुछ खास विचारधारा के लोग जो कर रहे हैं, ये प्राचीन भारत की घटना नहीं थी। आप देखेंगे कि शासक सभी वर्ण, सभी जातियों से थे। यदि मध्यकाल का ही एग्जाम्पल लें तो अकबर से लड़ने वाला कौन था? राणा प्रताप भी थे, और अकबर के सेनापति से लड़ने वाला हेमू विक्रमादित्य भी था। वो एक बक्का बनिया था। जी। या दक्षिण एग्जाम्पल ले लें तो शिवाजी वगैरह, उनके कुल के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उन्हें भी क्षत्रिय स्टेटस क्लेम करना पड़ा। या पूरा विजयनगर या कोई भी साम्राज्य ले। अब समस्या ये आती है कि मनुस्मृति के को लेके जो हवा खड़ा किया गया वो भारत में कब से आया? तो यहाँ मैं अंग्रेजों को उत्तरदायी मानूंगा। जब वो आए, उन्होंने यहाँ के धर्म ग्रंथों को सिस्टमैटिकली स्टडी करना शुरू किया। टू नो योर कॉलोनी, जिसके ऊपर आप रूल कर रहे हैं, उसको जानने के लिए उन्होंने संस्कृत कॉलेज वगैरह खोला, जी। और उसमें उन्होंने पकड़ पकड़ के लोगों को लाए और उनसे पूछना शुरू किया कि प्राचीन भारत के क्या सामाजिक स्ट्रक्चर था। तो उनको कुछ लोगों ने बताया कि मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है, इसीलिए ऐसा होता है। जी, और यहीं से दूसरा जो प्रश्न मैं पूछने वाला था, हालांकि उसका बड़ा हिस्सा आपने खुद जवाब दे दिया पहले अपनी बातचीत में ही। दर्शकों, पहला प्रश्न मैंने पूछा था कि मनुस्मृति किस राजा ने लागू की थी, तो सर ने पूरा इतिहास बताया कि लिखे जाने से लेकर आज 2024 तक किसी भी काल में मनुस्मृति भारतवर्ष का विधायी ग्रंथ नहीं था, राज्य ग्रंथ नहीं था, पहली बात। अब दूसरी बात जो सर ने पूरी वर्ण व्यवस्था की मार्फत बात की, क्योंकि मैं मानता हूं कि जाति शब्द का इस्तेमाल भी हमें इन पुर्तगालियों और अंग्रेजों ने सिखाया। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी वो बड़ी
गत्यात्मक थी, डायनेमिक थी, और कोई भी एक वर्ण से दूसरे वर्ण का हो सकता था। खैर वो एक अलग बात है, उस पर हम सर से अलग में बात करेंगे। अब दूसरा सवाल, सर मनुस्मृति अगर इतनी कठोर थी, इतना ज्यादा बंधन था, कानों में शीशा और पता नहीं क्या, हालांकि शीशे, पिघला हुआ शीशा किस बर्तन में डालते थे उस समय, ये भी एक रहस्य है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि ये तमाम चीजें हुई। तो ये जरा बताइए कि पासी, मौर्य, कुशवाहा, अहीर, यादव, कुर्मी, मराठा, होलकर, नंद, सेन, माहिष्य, राजू, है, बनिया, कायू, कम्मा, कहार, ये इतने राजा जो हुए, आपने जो पूरी वंशावली बता दी, ये मनुस्मृति के रहते कैसे संभव हुआ? और इस पर इन दुर्जनों को, इन अल्प शिक्षितों को क्या पढ़ना चाहिए और कैसे समझना चाहिए इस बात को? यदि वो अंग्रेजी में ही पढ़ना चाहें तो इस पे सबसे अच्छा मटेरियल है निकोलस डर्क्स और सुसन बाली। इन दोनों ने मुख्य रूप से इसी पे ये ग्रंथ लिखा है, अपनी किताबें लिखी है कि कैसे अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए भारत के सोशल स्ट्रक्चर को एक फॉर्मल हायरार्काइजेशन के रूप में उन्होंने करने की कोशिश की। आप जानते हैं कि जब से सेंसस आना शुरू हुआ 1881 या उसके आसपास, उस समय उन्होंने पहली बार ये मतलब ऑफिशियल हायरार्की निर्माण की कि कौन जाति ऊपर है, कौन जाति नीचे है। इससे पहले भी ब्राह्मणों का सम्मान था। आप बोल सकते हैं कि 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी एडी में ही आप मान लीजिए वियतनाम से लगभग 1000 किलोमीटर और पूरब चले जाइए समुद्र पार करके, तो वह बोर्नियो में इंस्क्रिप्शन मिला है कि भारत से गए ब्राह्मण वहां यज्ञ करवा रहे। तो ब्राह्मणों का एक यूनिवर्सल सम्मान था, लेकिन मुख्य प्रश्न ये है कि मतलब ब्राह्मण कौन थे? क्या यह एक क्लोज्ड कैटेगरी थी जिसमें किसी की एंट्री ही नहीं थी? अब यहाँ पे मुख्य सवाल खड़ा होता है। भारत के बाकी सारे वर्णों की भांति ब्राह्मण वर्ण भी एक ओपन कैटेगरी थी। सबसे रिसेंट एग्जांपल आपको मणिपुर में, जब 18th सेंचुरी में वहां के मैतेई ट्राइब का हिंदुआइजेशन प्रारंभ, तो मैतेई का एक सेक्शन क्षत्रिय बना, एक सेक्शन ब्राह्मण बना, एक सेक्शन शूद्र बना। या उसके थोड़ा उत्तर में आ जाए, दिमासा राज्य, अभी जहाँ का असम का कार्बी आंगलांग का जिला है, सेम पैटर्न आपको वहां भी दिखता है। या उतना दूर नहीं, आप बिल्कुल ऋग्वेद के जमाने में चले जाएं, आपको ऐसे ऐसे महर्षियों का वर्णन मिलता है जिनका जन्म घरे से हुआ बताए। आज हिस्टोरियन आप कैसे इंटरप्रेट करें? मैं ऐसे इंटरप्रेट करूंगा कि वो ऑब्सक्योर बर्थ था उनका, किसी लोकल सोसाइटी को, किसी पर्टिकुलर आप मान सकते हैं पुरोहित वर्ग को वैदिक ब्राह्मणों ने अपने अंदर इनकॉर्पोरेट किया, तो उसको इस टाइप की एक ऑरिजिन मिथ उसके लिए क्रिएट किया। नाउ इसके अलावा एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि क्या ब्राह्मणों का कर्म वही था जो मनुस्मृति बताती है? अध्ययन, अध्यापन, दान लेना, दान देना। यदि आप कुछ अल्टरनेट सोर्सेज को देखें तो आपको बिल्कुल उल्टा सिचुएशन नजर आता है। जैसे मैं आपको एक अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर का रेफरेंस दूं, बुद्ध के समय में वर्णन मिलता है कि मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह के गेट के बाहर काशीपुत्र भारद्वाज नामक एक बड़े गहपति ब्राह्मण थे। अर्ली बुद्धिस्ट में गहपति टर्म का बार बार यूज होता है, और ये गहपति आप मान सकते हैं बिग लैंडेड फार्मर, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी और वो खुद अपने अपने फैमिली लेबर दास कर्मकार की सहायता से उस पे खेती करते थे, खुद करते थे। ये नहीं कि हल्का मूठ नहीं छूना है आप पवित्र हो जाएंगे ब्राह्मण। तो ऐसे एक ब्राह्मण काशीपुत्र भारद्वाज का वर्णन मिलता है।
अब उनके बारे में लिखा हुआ है कि उनके घर में 500 हल थे। मतलब कितने बड़े किसान होंगे आप समझ सकते, कितने बड़े जमींधारी होंगे, भूस्वामी होंगे आप समझ सकते। और बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ निकले और इनके यहाँ भिक्षा मांगने पहुंचे, तो काशीपत भारद्वाज ने उनको लगभग डांट दी कि देखिए हम किसान हैं, इतनी मेहनत से खेती करते हैं और उससे धान उपजता है, आप मांगने आ जाते हैं, आप खुद खेती क्यों नहीं करते। तो बुद्ध को इसको फिलोसोफाइज करना पड़ा है कि हम ज्ञान की भूमि पे निर्वाण की खेती करते हैं और ये सभी। लेकिन आपको 6th सेंचुरी BC ऑनवर्ड से या अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर यदि आप पढ़ें तो ब्राह्मण आपको बड़े बड़े किसानों के रूप में मिले। उससे थोड़ा और आगे जाए 1st सेंचुरी AD, अब आपको रेफरेंस मिलता है कि पश्चिमोत्तर भारत के, वेस्टर्न इंडिया के एक ब्राह्मण कौंडिन्य, वो जहाज लेके भारत से चले थे, चीन व्यापार के लिए जा रहे थे और कंबोडिया के दक्षिणी तट पे उसके आसपास उनके जहाज को वहां का जो लोकल चीफ था उसके उसके द्वारा लूट लिया गया और उनको बंदी बनाकर तट पे लाया गया। और वह अपने तेज से, प्रताप से उन्होंने वहां के जो नाग चीफ थे उनकी सुपुत्री से विवाह किया। उसको एक संस्कृताइज नाम दिया गया सोमा। और कौंडिन्य और सोमा दक्षिण पूर्व एशिया के पहले हिंदू राजवंश के संस्थापक माने गए। इस घटना का उल्लेख आपको केवल वहां के लोकल इंस्क्रिप्शंस में ही नहीं, चाइनीज रिकॉर्ड्स में भी मिलता है। भारत में इसके बारे में आपको नहीं ज्यादा मिलेगा। लेकिन आप देखें कि पश्चिम भारत से कोई ब्राह्मण जहाज लेके समुद्र पार करना उस समय कितना कठिन न हो उस टेक्नोलॉजी के साथ। वो पूरा बंगाल की खाड़ी पार करके साउथ ये गल्फ ऑफ सियाम पार करके कंबोडिया के तट पे पहुंच रहे हैं और जा कहा रहे हैं चीन। क्यों? व्यापारी बसती लक्ष्मी, लक्ष्मी व्यापार में ही बसती। या और थोड़ा आ गया है, मृच्छ कटिकम आपने पढ़ा होगा, शूद्रक का लिखा हुआ है। अब उसका हीरो कौन है? चारुदत्त, ब्राह्मण। काम क्या है उसका? व्यापारी है। जी। और चल क्या रहा है कि चारु जो बसंत सेना उनके प्रेम में पड़ा हुआ है, ये ब्राह्मण व्यापारी, और राजा भी उस बसंत सेना के प्रेम में पड़ा हुआ है और राजा इस ब्राह्मण को मरवाने का पूरा षड्यंत्र कर रहा है। जी। तो ब्राह्मण अवध थे ये भी नहीं है। जी। मुख्य बात यह है कि आप इतने इंस्क्रिप्शंस, इतने और रिकॉर्ड सब कुछ छोड़ के आप मनुस्मृति के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? जिसका जो पीछे पड़े हैं, जिन्होंने पन्ना जलाया वो खुद कुशवाहा है। अभी 10 दिन पहले की बात। और कुशवाहा अपने आप को क्या मानते हैं? या तो रामचंद्र जी के वंशज मानते हैं, क्षत्रिय। बुद्ध के वंशज मानते हैं, वो भी क्षत्रिय। जी। और ये क्या पॉलिटिक्स है, मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूं, लेकिन नहीं, वो काम मैं कर लूंगा, वो छोड़ दीजिए आप केवल मूर्खों को समझाइए। जी। मुख्य बात यह है कि देखिए इस टाइप के जितनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज हैं, जो जिसके लिए मैं टर्म यूज करता हूँ कॉन्टिन्यूइंग सिविलाइजेशन, एक सिविलाइजेशनल स्टेट, भारत या चीन, यही दो बची। दोनों की सोसाइटी हायरार्किकल थी, लेकिन उस हायरार्की के विद इन सोशल मोबाइलिटी का स्पेस दोनों सिविलाइजेशंस ने क्रिएट करके रखा। चीन में आपका वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिस्टम, कोई भी आदमी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पास करके स्टेट apparatus का पार्ट बन सकता था। और भारत में वीर भोग्य वसुंधरा, भुजाओं में दम है, राज्य स्थापित करो। आपको क्षत्रिय डिक्लेयर करने के लिए 5000 ब्राह्मण 5 बीघा जमीन के बदले आपको क्षत्रिय डिक्लेयर करते।
ये पैटर्न हमेशा से चलता है। प्राचीन तो भारतीय सोसाइटी में अभी की तुलना में मतलब जी कम उसकी का स्पेस नहीं था। अनुलोम जी विवाह, अनुलोम विवाह संभवतः ज्यादा ही होते थे अभी की तुलना में। जी बिल्कुल। आपने जो जैसे वैदिक साहित्य की बात की सर, तो थोड़ा बहुत तो मैं मेरे जैसा अल्पज्ञ भी बता सकता है कि हमारे यहाँ तो जाबाला पुत्र सत्यकाम को ब्रह्म विद्या का अधिकारी माना गया है। जो जब अपनी माँ से पूछते हैं कि मेरे पिता कौन है, तो माँ का जवाब होता है कि मैंने कई लोगों की सेवा की है, तुम किसके औरस हो, तुम पुत्र हो हमें नहीं पता। लेकिन वो सब हम आपके लिए वो सीरीज दर सीरीज हम बात करेंगे उसकी। जहां तक हायरार्किकल सोसाइटी की बात है, तो दर्शकों श्रोताओं किस समाज में हायरार्की नहीं थी ये भी पता करना चाहिए, ईरान से लेकर तुरान तक। और किस समाज में अभी विभेद नहीं है ये भी पता करना चाहिए। मूल बात यह है कि लगभग 300 वर्षों तक अंग्रेजों का, 200 वर्षों तक अंग्रेजों का, और उसके पहले 400-500 साल मुगलों, फिर उसके पहले का, इतने वर्षों तक जो शासन काल रहा, उसमें किन ब्राह्मणों ने या किन क्षत्रियों ने या किन वैश्यों ने अत्याचार ढा दिए और किन्होंने मनुस्मृति लागू कर दी। दिक्कत यह है प्यारे दोस्तों कि हमने तर्क करना छोड़ दिया है। हम केवल और केवल सुनते हैं, भाव 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 कुछ बातचीत सुनते हैं और उस पर हम कौवे के पीछे भागते हैं, कान को नहीं टटोलते हैं। सर से हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। अभी भी बातें, बस अभी आप ये समझिए कि ये इंट्रोडक्टरी था, अभी तो बातें बहुत होंगी, लगातार होंगी। हम हर एक रविवार बैठेंगे सर के साथ। और सर, कंक्लूडिंग अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस सीरीज का, तो वो आप कहें प्लीज। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स सिविलाइजेशन में हायरार्की होती है, हायरार्की को मैनेज करने का एक सिस्टम भी होता है। जी लेकिन उसके साथ मुख्य बात यह है कि भारत इतना विशाल देश है, सिविलाइजेशन है, इसको आप किसी एक किताब के आधार पे गवर्न नहीं कर सकते। यहाँ के सिविलाइजेशन में वो एक बेसिक ट्रेड ही नहीं है कि एक चीज के आधार पे एक कल्ट, एक बुक, ये यहाँ का है ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि ये वर्ण जातीय सिस्टम हमेशा से एक ओपन सिस्टम रहा है। क्षत्रियजेशन, क्षत्रिय वर्ण पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा ओपन रहा है। कोई भी वीर भोग्य वसुंधरा के रूप में स्वबुद्ध पराक्रम से लगातार आपको ट्राइबल एरियाज में स्टेट फॉर्मेशन होते रहे, जी वहां ट्राइबल ऑरिजिन के किंग बनते रहे हैं, उनको क्षत्रिय डिक्लेयर किया जाता रहा है, लगातार ये प्रोसेस चलता रहा है। तो हायरार्की थी, असमानता थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या वही अंतिम सत्य था? क्या आपने जिस स्थिति में जन्म लिया है वही आपकी डेस्टिनी है? ऐसा भी नहीं। जिनके भुजाओं में पराक्रम था वो राज्य स्थापित कर सकते थे, व्यापार करने के लिए चीन जा सकते थे, दक्षिण पूर्व एशिया जा सकते थे, सोकोट्रा जा सकते थे पश्चिम में। तीसरी चीज, कम से कम गुप्त काल तक तो मुझे कोई पर्टिकुलर फैसिनेशन गुप्त काल के अंदर ये नहीं दिखता है कि किसी के भी लाइफ में अपने वर्ण जाति के कारण कोई बहुत बड़ा फंडामेंटल अंतर आया हो। गुप्त शासक ही इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। जी उन्होंने अभी उनको इस बात की आवश्यकता नहीं अनुभव हुई कि हम फलाने गोत्र के क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण हैं। उन्होंने प्राउडली हमेशा क्लेम किया कि हमने अपने भुजाओं के पराक्रम से श्री लक्ष्मी को अर्जित किया। तो ये एक आइडियल पैटर्न होना चाहिए। अपने भुजाओं के पराक्रम से, बुद्धि बल से, धन बल से यदि सिस्टम के से शिकायत भी है तो हमें उसको फ्रॉम विद इन द सिस्टम चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। जो जी कोई काम जलाते हैं अपने पैसे से खूब जलाएं, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बुक सोसाइटी नहीं है कि एक
बुक एक पैगंबर, उस पे ये सोसाइटी चलती हो, ऐसा भारत का सिविलाइजेशन नहीं है। बिल्कुल। और यही बात सीखने की है कि हमारी मत भिन्नताएं इतनी हैं और इसके बावजूद हम तलवार लेकर नहीं निकलते, हम ये नहीं नारा लगाते कि सर तन से जुदा कर देंगे, या फिर हम उसके लिए पत्थरबाजी भी नहीं करते हैं। दर्शकों, श्रोताओं, आपके जितने भी सवाल हों इतिहास से संबंधित, प्राचीन इतिहास से या फिर अभी की धारा से, वो सारे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। जैसा कि हमने बार बार कहा है कि हमने बस ये प्रस्तावना दी है, हर एक रविवार को हम डॉक्टर वीरेंद्र नाथ को पकड़ेंगे और अभी इनसे हर एक रविवार थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हाँ, मैं दर्शकों को कह रहा हूं कि अगर हर एक रविवार नहीं तो भी हम 10 दिन 15 दिन में पकड़ लेंगे इनको, और आपके जितने भी सवाल होंगे, जितनी जिज्ञासाएं होंगी, हम इतिहास की इस पाठशाला में उनका खंडन मंडन सब कुछ करेंगे, अकाट्य तर्कों और सबूतों के साथ। फिलहाल इतना ही, अभी लेंगे एक छोटा सा विराम, अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। सर, आप हमारे पास मंच पर आए, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत जालोद जी। आभार। और सभी दर्शकों श्रोताओं को जय सिया राम। धन्यवाद।